33% महिला आरक्षण की जो बात है, तो क्यों उसने लागू नहीं किया? 23 में जब लाया गया तब भी अपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाए कि 24 का चुनाव देखकर ला रहे हैं। कि इस समय जो चुनाव का माहौल है देश के अंदर, उसमें तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन 29 के चुनाव में ये एडवांटेज बीजेपी होगा। आप लोगों का एक डेलीगेशन आडवाणी जी से मिलने गया था कि आप टोकन के तौर पे ये नई दिल्ली की जो सीट है एक महिला के लिए छोड़ दें। नहीं संभव हो पाया। क्या कहा था उन्होंने? तो पार्टी का फैसला है और ये सीट तो मुझे लड़नी है। देर आए दुरुस्त आए का भी ये मामला है। जो परिवर्तन हुआ ना, एक तरह से सोशल चेंज प्रोसेस, वो इस स्तर पर आ गया है कि अब आप महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते। 23 में जब पास हुआ तो देखिए 2 तरह के अड़ंगे लगे। एक तो ये कि डिलिमिटेशन होगा तब, और दूसरा होगा कि सेंसस हो जाएगा तब। तो दोनों चीज अभी तक नहीं हाँ, हुई। 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगे। कांग्रेस की तरफ से, उनके कुछ नेताओं की तरफ से ये बात उठाई जाती है, ओबीसी महिलाओं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर अलग से कोटा विद इन कोटा की वो बात करती रही हैं। देखिए, मंशा जब नहीं देने की होगी, औरतों को आगे लाने की नहीं होगी, जब मंशा होगी कि नई राजनीति में हमारा ही, पुरुषों का ही वर्चस्व बना रहे, क्योंकि राजनीतिक दल तो पूरी तरह से पेट्रियार्की के टूल हैं। अब एक ज़माने में शिवराज पाटिल जी जब चेयरपर्सन थे, हम लोग मिलने गए, उन्होंने कहा, अरे कहाँ बैठेंगी औरतें? तो वाजपेयी जी से जब हम लोग प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, कहाँ बैठेंगे, हम सब अशोका हॉल में बैठ के कर लेंगे मीटिंग। सत्ता और संपत्ति और संतति, ये 3 चीज़ें आज भी भारतीय समाज में पुरुषों के कब्जे में हैं। दक्षिण की महिलाओं का जो संघर्ष है राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, संघर्ष तो महिलाओं के लिए होगा ही। देश का कोई प्रधानमंत्री जिससे हम नहीं मिले, सिवा मोदी जी के, क्योंकि शायद वो नहीं मिलते हैं। चंद्रशेखर जी तो इस ऑफिस में आई और उन्होंने आके कहा कि नहीं, ये तो तुम तो पगली हो, क्यों इस तरह से रोज तुम लोग संसद मार्ग पे धक्के खाते हो, कभी पुलिस स्टेशन जाते हो। किस सरकार में सबसे ज़्यादा आपकी उम्मीद हुई और फिर वो सबसे ज़्यादा धूल दूसरी हुई उम्मीद? देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, क्योंकि सोनिया जी से हम लोग का काफ़ी मिलके, वो हम लोग की रैलीज में भी आई, वो हमारे मीटिंग्स में भी आए वो लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को निराशा हुई जब वो भी लोकसभा में पास होके राज्यसभा में नहीं पास हो पाए। और वजह क्या थी? एक ही वजह, कौन अपनी सीट छोड़ेगा। कौन कौन से ऐसे बयान आपको बहुत ज़्यादा लगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल स्त्री विरोधी मानसिकता का परिचायक है? चौधरी साहब से मैंने जब प्रमिला जी गई थी तो परकटी शब्द वहीं आया था। उसके बाद शरद यादव जी ने इस हद तक कह दिया कि हम जहर खा लेंगे। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मुलायम सिंह जी की पार्टी से। तब ये पूरी तरह से इसमें एक तरह से ब्रेक लग गया। ओबीसी के नाम पर नहीं देना चाहते, तो फिर ये जनगणना से तो नहीं संसद में सांसद आए। आप भी जेएनयू से हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। MA, MPhil, PhD सब जेएनयू से किया है, और शान से कहती हूँ मैं जेएनयू की विद्यार्थी रही, और शान से कहती हूँ मैं जेएनयू की विद्यार्थी रही। बैठने की जगह की औरतों को की वजह से नहीं दे रहे हैं, ये आप कितना हास्यास्पद है। तो अब ये ठीक है, आप अपनी सीटें बैठे गांठ बांध के रखे रहिए, और औरतों को जो एक्स्ट्रा सीटें बढ़ा करके दे दीजिए। एक तरह से कहिए कि पूरा जीवन मेरा इस इच्छा को पाने में रहा कि देश की औरतें, ये संसद हमें 50-50 जेंडर बैलेंस दिखाई पड़े। नमस्कार, पॉइंट की बात में आपका स्वागत है। आज मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने 3 दशकों से ज़्यादा लंबे समय तक संसद में महिलाओं के आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, हर मोर्चे पर लड़ी है, सामाजिक तौर पर लड़ी है, आर्थिक तौर पर उनके उत्थान के लिए लड़ाई लड़ी है, और राजनीतिक तौर पे लड़ाई तो लड़ी ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रंजना कुमारी की, जो कि सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की प्रमुख हैं, और जैसा कि मैंने बताया, महिलाओं के हकों के लिए काफ़ी मुखर रही हैं। और अब जब 3 दिनों के विशेष एक परिचर्चा का आयोजन संसद में किया जा रहा है, तो ऐसे मौके पर ये बड़ा मुनासिब हो गया कि इनसे मैं बात करूं और जानूं कि जो पिछले 3 दशकों की जो लड़ाई है अब कहां जाती प्रतीत होती है, और इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। तो आपका बहुत स्वागत है पॉइंट की बात में। धन्यवाद उमाशंकर जी। और मुझे लगता है कि इस कमरे में हम लोग तकरीबन 30 साल या 25 साल बाद बैठ के एक बार फिर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपका सहयोग तो शुरू से रहा है। जब भी हम लोगों ने कुछ भी
राजनीतिक तौर पर महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की है, चाहे वो कोई हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रहा हो, हमारे सम्मेलन रहे हों, चाहे हमेशा आपने उसको देखा है, उसकी रिपोर्टिंग की है, तो आपको तो सब मालूम है। और मैं आगे बढ़ने के पहले एक इनफॉर्मली ये बताना चाहता हूँ कि पॉइंट की बात में आप पहली महिला शख्सियत हैं जिनके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो ये भी एक इत्तेफाक की बात है। और क्योंकि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जर्नलिस्टिक करियर की शुरुआत की थी 1995-96 का जो दौर था, और 96 से ही महिला आरक्षण बिल जो है वो संसद में आना शुरू हुआ, तो मेरे प्रोफेशनल करियर से इस बिल का भी एक संबंध रहा है और आपके साथ सहयोग तो रहा ही है। बिल्कुल, और ना सिर्फ पहली बार उतने सालों बाद हम बातचीत यहाँ कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ में लगातार एक संवेदनशील तरीके से इस सवाल पर आपने अपनी बातें कही हैं। तो अच्छा है कि आज हम लोग ये बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अब लगता है कि शायद इस संसद सत्र के बाद वास्तव में ये लागू होगा। मुझे ऐसा भरोसा हो रहा है, क्योंकि इतने सालों तक हम लोग को बताया गया हो रहा है और फिर नहीं किया गया। और एक परिचय आपको और बता दूं रंजना जी का, 1998 के चुनाव में इनको एक टोकन कैंडिडेट के तौर पे खड़ा किया गया था नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से। और तब जितना मुझे याद है, आप मुझे करेक्ट कर सकती हैं अगर मैं गलत हूं तो, आप लोगों का एक डेलीगेशन आडवाणी जी से मिलने गया था। आडवाणी जी क्योंकि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से खड़े होते थे और उनसे ये मांग करने गया था, अनुरोध करने गया था कि आप टोकन के तौर पे ये नई दिल्ली की जो सीट है एक महिला के लिए छोड़ दें, लेकिन वो हो नहीं सका था। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम लोगों ने, सारे महिला संगठनों ने मिल कर के राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये तय हुआ था कि हम हर राज्य में एक कैंडिडेट लड़ाएंगे। नहीं संभव हो पाया, तो ये हुआ कि चलो दिल्ली में एक कैंडिडेट हम लोग लड़ाते हैं। सारे राजनीतिक दलों से हम लोगों ने आग्रह किया कि प्लीज़ एक सीट छोड़ दीजिए। तो कई दलों ने छोड़ी सीट दिल्ली की, लेकिन जो सबसे भारी भरकम कैंडिडेट थे आडवाणी जी थे, तो हम लोग उनसे करबद्ध प्रार्थना करने गए कि एक सीट कम से कम सिंबॉलिक की महिलाएं आएंगी। क्या कहा था उन्होंने? देखिए, उन्होंने कहा कि ये तो पार्टी का फैसला है और ये सीट तो मुझे लड़नी है, पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। तो इसका मतलब कहीं मंशा नहीं थी, देने की मंशा नहीं थी। इसीलिए आज तक ये सवाल हल नहीं हो पाया, महिलाओं को राजनीतिक हकदारी नहीं मिल पाई। तो एक वो बीजेपी की सरकार थी जो एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी, और अभी एक एनडीए की सरकार है जो 23 में जिसने बिल को पास किया और उसके बाद 3 साल तक उस पर फिर बैठी रही, और फिर अचानक से 3 दिनों की जो ख़ास चर्चा है वो करने जा रही है, और आपको उम्मीद है कि ये इस बार लागू हो जाएगा। थोड़ा सा इस पैटर्न पे अगर आप अपनी बात रखें। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि एक बहुत लंबी यात्रा बीजेपी के अंदर भी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, जब कि एक सीट नहीं देना चाहते थे और लगातार इस बिल का विरोध होता रहा। लेकिन बाद में मुझे याद है कि संसद के अंदर अरुण जेटली, सुषमा जी, इन सब लोगों ने खुल के समर्थन किया था बिल का, तो एक तरह का कंसेंसस बन गया था। तभी आप देखेंगे कि लोकसभा में ये पास हो पाया था। तो ये सच बात है कि पहले इसकी कोई भी राजनीतिक समझ नहीं थी, या तो फिर राजनीतिक स्वीकार्यता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये बनी। और आज जो हम देख रहे हैं, और क्यों मुझे उम्मीद है, मैं इसके पीछे कारण जानती हूँ, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान की विशेषज्ञ होने के साथ ही मैं ये समझती हूँ, और पूरी राजनीति को देश की समझा है वर्षों से। तो 3 बातें हुई हैं। एक तो संसद में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, और आप ये देखेंगे कि 14.7% आज जीत के आई हैं, लाख महिलाएं। और जो पूरा हमने दिया तो 33%, पर आज 56% महिलाएं हैं पूरे देश में, जो आप पंचायती राज सिस्टम में। दूसरा है कि महिलाएं कभी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में वोट नहीं देती थी। कोई नहीं कहेगा कि महिला की वोट की वजह से आप जीत या हार जाएगी। हाँ, लेकिन बिहार चुनाव उसका एक जीता जागता, मध्य प्रदेश है, आप देखिए, जहाँ चुनाव में महिलाएं खुल के निकली, अपनी चॉइस जाहिर की, और उन्होंने खुद ये तय किया। तो पहले होता था ना, पिता कहेगा, पुत्र कहेगा, पति कहेगा, वहीं वोट देंगी महिला। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि महिलाओं की राजनीतिक चेतना भी बढ़ी है, हिस्सेदारी भी बढ़ी है, और उनके द्वारा किए गए काम दिखाई दे रहे हैं। तो इस पे भी मैं आऊँगा। हालांकि आपने जब ये जिक्र कर दिया है तो मैं लगे हाथ पूछ लूँ कि आपको लगता है कि देर आए दुरुस्त आए का भी ये मामला है, क्योंकि पिछले 3 दशकों में जिस तरह के कार्यक्रम आपकी संस्था ने भी चलाया, आपने व्यक्तिगत तौर पे और सामूहिक तौर पे, क्योंकि
कोई भी कामयाबी मिलती है तो वो व्यक्तिगत तौर पे नहीं होती है, सबों के सामूहिक एक उनकी कोशिश से होती है। तो आपको लगता है कि अगर 90s में ये लागू हो जाता और जिस तरह के कंसर्न उस समय दिखाए गए थे, अगर मैं नाम ले सकूं शरद यादव जी का, जिनका वो एक बयान काफ़ी उस समय के हिसाब से कहें, उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था लेकिन बहुत वायरल हुआ था, बिना सोशल मीडिया के भी वायरल हुआ था, परकटी महिलाओं वाला। तो आपको लगता है कि इन 3 दशकों में सामाजिक चेतना में बढ़ोतरी हुई है महिलाओं की, आर्थिक जो संबलता है, जो सबलीकरण है, एम्पावरमेंट जो है वो हुआ है, और दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पे भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वोटर के तौर पे वो बहुत प्रमुख हुआ है, और जब वोटर के तौर पे वो प्रमुख हुआ है तो वो सोचती हैं कि अब लीडर के तौर पे भी हम आ गए हैं। बिल्कुल, आपने जो ये एनालिसिस की बिल्कुल सही है कि जो महिलाएं आज हर तरफ से सबल होकर के एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, देखिए बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े आईटी सेक्टर में, जो भी आप किसी भी सेक्टर का देखिए हाल, वहाँ पर औरतें काफ़ी अधिक संख्या में हैं और नेतृत्व भी कर रही हैं। हालांकि उनको उतना मौका वहाँ भी नहीं मिला है, फिर भी वो अपनी सबल भूमिका निभा रही हैं। उसी तरह से राजनीति में जैसा बिल्कुल ठीक देखा गया कि राजनीति में भी महिलाएं आगे आ गई, और उन्होंने ना सिर्फ, और ये भी देखा कि जहाँ सोशल गुड्स की जहाँ तक बात है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है, जहाँ जहाँ औरतों का नेतृत्व ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ उसमें विकास होता है, स्पष्ट रूप से देखा जाता है। इसमें कोई कितनी शोध हुए हैं दुनिया में, आप देखिए जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत वर्षों पहले से ये देखा गया कि औरतें नेतृत्व में लाई गई, बराबरी पर लाई गई, और अब वो ज़्यादा हैं। तो क्या हुआ वहाँ पर, दुनिया के सबसे खुशहाल देश भी आज फिनलैंड है जी। अगर आप देखेंगे, स्वीडन, नॉर्वे, जो भी स्कैंडिनेविया, फिर उसी तरह से यूरोप में, अब फ्रांस तेजी के साथ इसमें आगे बढ़ा, जर्मनी बढ़ रहा आगे, और यहाँ तक कि अफ्रीका का जो देश है रवांडा, वहाँ तो 66% महिला सांसद हैं। बिल्कुल, क्योंकि रुवांडा में तो देखिए नेतृत्व ही परिवार में भी महिला ही मुखिया होती है, तो वहाँ तो एकदम लॉजिकल है कि वो औरतें ही वहाँ पर, वहाँ के समाज में अगुआ हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ना परिवार में आगे बढ़ने देते हैं, ना फिर वो शिक्षा में आगे बढ़ी, पर अब शिक्षा में आगे बढ़ गई। तो ये जो परिवर्तन हुआ ना, एक तरह से सोशल चेंज प्रोसेस, वो इस स्तर पर आ गया है कि अब आप महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो राजनीतिक भूमिका को तो आपको उनकी मान स्वीकार करना पड़ेगा, और मुझे यही लगता है कि जो आज की परिस्थिति है उसमें आप उसको ज़्यादा पीछे नहीं ढकेल सकते हैं औरत को, तो फिर दे दो। देखिए, महिला आरक्षण की जहाँ तक बात है, संसद में 33% महिला आरक्षण की जो बात है, उसकी आप एक किताब हैं अगर मैं सही कहूँ तो, और मैं कोई आपको मतलब किसी मुगालते में रखने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि मैंने देखा है, तो आपसे बहुत पहलू पे बात हो सकती है। लेकिन हम इसको ऐसे फ्रेम करते हैं कि पहले जो संसद में 3 दिनों की चर्चा होने जा रही है, उस मंशा पे बात कर लेते हैं, जो मैंने अभी जिक्र भी किया। आपने उम्मीद जताई है कि इस बार ज़मीन पे लागू हो जाएगा। 23 में सरकार को जब उसने पास किया तो क्यों उसने लागू नहीं किया, और अब ऐसा क्या बदल गया कि अब लागू करने जा रही? कहीं 5 राज्यों का जो चुनाव है, जिसके जो 2 फेज हैं, अब वेस्ट बंगाल का जो है 23 और 29 अप्रैल का वो बाकी है, केरल का भी बाकी है, क्या फिर से, क्योंकि 23 में जब लाया गया तब भी अपोजिशन पार्टीज ने सवाल उठाया कि 24 का चुनाव देखकर ला रहे हैं, और अभी फिर इस मौके पे आपको क्या उपादेयता, क्या आपको लगता है कि ऐसा बदल गया कि अभी सरकार अचानक से लेके आ रही है? देखिए, इस समय जो चुनाव का माहौल है देश के अंदर, उसमें तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, जैसा मैं मानती हूँ। इतनी बड़ी राजनीतिक लहर नहीं चल जाएगी, लेकिन 29 के चुनाव में ये एडवांटेज बीजेपी होगा। इसको अगर राजनीतिक दल आज खुल के समर्थन नहीं करते हैं, महिलाओं की तैयारी नहीं करवाते हैं, बाकी जो विपक्ष के दल हैं महिलाओं की तैयारी नहीं करवाते हैं, उनके नेतृत्व में भरोसा नहीं जता के उनको टिकट नहीं देते हैं, विनेबिलिटी की बात फिर भी करेंगे, तो अगर ये सारे चीज़ें रहेंगी तो वही हुआ ना, 23 में जब पास हुआ तो देखिए 2 तरह के अड़ंगे लगे। एक तो ये कि डिलिमिटेशन होगा तब, और दूसरा होगा कि सेंसस हो जाएगा तब। तो दोनों चीज़ अभी तक नहीं हुई? हाँ, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेंगे। तो अभी तक तो दोनों चीज़ नहीं हुई है। नहीं, दोनों चीज़ें नहीं हुई, और दोनों चीज़ें अभी भी नहीं हुई, लेकिन अब सेंसस को उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं, 2011 के सेंसस को हम मान लेते हैं। देश की जितनी नीतियाँ निर्माण हुआ है अभी तक 2011 बेस करके हुआ है, और जो पॉपुलेशन एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग उसमें टेक्नोलॉजी है, एक तरीका है जिससे कि प्रोजेक्शंस बनाए जा सकते हैं।
ऐसा नहीं है। तभी तो बजट है, हमारी प्लानिंग है, हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, सब कुछ तो उसी पर बेस्ड है ना। तो फिर महिलाओं को देने के लिए क्यों नया संसद? नहीं, बिल्कुल, मैं भी आधार पे सवाल नहीं उठा रहा। 2011 का आधार ठीक है अपने आप में। मेरा सवाल तो ये है कि 2023 सितंबर में जब ये पास हो गया, तो उसके बाद 2026 अप्रैल तक रोक के रखने की जरूरत क्या थी? अभी तो कुछ ऐसा बदल नहीं गया है। क्योंकि वो पास होने के बाद भी लागू करने लायक नहीं था। वो संभव ही नहीं था कि आप वेट करेंगे डिलिमिटेशन का। उसमें तो बहुत झगड़ा है अभी, दक्षिण के राज्य तैयार नहीं है। सेंसस होने में समय लगता है, सेंसस की समय होगा, फिर जब गणना के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उस पर आप आधारित करेंगे, तो अगला 10 साल तो यूं ही चला जाएगा। नहीं, तो फिर मेरा वही सवाल है कि 29 के पहले लागू होना था, ये तो सभी मानकर चल रहे थे। 27 में डिलिमिटेशन और जो जनगणना शुरू हुई है, साथ में जातीय जनगणना भी शुरू हुई है। तो ओबीसी का जो एक फैक्टर है, जिसमें मुख्य अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तरफ से, उनके कुछ नेताओं की तरफ से ये बात उठाई जाती है कि क्योंकि राजनीतिक दलों का एक तबका, अपोजिशन पार्टीज़ का, वो ओबीसी महिलाओं, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर अलग से कोटा विद इन कोटा की वो बात करती रही हैं। कहीं उससे अलग रखने की कवायद के तहत तो ये नहीं किया जा रहा है। देखिए, मंशा जब नहीं देने की होगी, औरतों को आगे लाने की नहीं होगी, जब मंशा होगी कि नहीं राजनीति में हमारा ही, पुरुषों का ही वर्चस्व बना रहे, क्योंकि राजनीतिक दल तो पूरी तरह से पेट्रियार्की के टूल हैं। मैं मानती हूँ, मैंने लिखा भी है इसके बारे में। और क्यों है? हर पार्टी, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी में 1-2 औरतें नाम के लिए बैठी हैं शुरू से लेके आज तक। तो लिस्ट भी अगर आप उनको देंगे, कहेंगे भी, तो भी वो सबसे पहले औरतों के नाम की लिस्ट हटा दी जाती है, और कितने भी इनकॉम्पिटेंट पुरुष हैं आप उनको टिकट देते हैं। तो ये जो मौका न देने की बात थी, तो राजनीतिक दलों ने ही तो एक तरह से पॉलिटिकल ब्लॉकेज किया ना, तो औरतें नहीं आ पाई। तो अब जब ये पास होता है और आप कह रहे हैं कि 23 के बाद 24 में क्यों नहीं हुआ, और अब करके अब तो 29 तक तो हो ही जाता। नहीं होता क्योंकि 3 बातें हैं जिसमें नहीं होता। मैं क्यों मानती हूँ क्यों नहीं होता, क्योंकि डेफिनेट नहीं था कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी औरतें लड़ेंगी। आज तो कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ा दी गई हैं, तमाम ज़िले डिस्ट्रिक्ट 3-3 बना दिए गए, एक बड़े बड़े ज़िले जो हैं। अलवर ज़िले में हम लोग बड़ा सघन काम करते हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट बन गए हमारे काम, अभी पिछले उसमें ही बना। तो ये चीज़ों से क्लियर हो जाएगा कि भाई सीटें जो बढ़ी और जो एक्स्ट्रा हमारे पास जगहें निकली हैं, वहाँ से उन औरतों को लड़ा देंगे चुनाव। और जब 3 जिला बन गया तो 3 लोग तो लड़ सकते हैं ना अलग अलग जिलों से चुनाव। तो ये कई तरह, देखिए फॉर्मूले कई हैं, फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत सारे प्रेषित भी किए थे। अब एक ज़माने में शिवराज पाटिल जी जब चेयरपर्सन थे, हम लोग मिलने गए, उन्होंने कहा अरे कहाँ बैठेंगी औरतें। तो वाजपेयी जी से जब हम लोग वो प्रधानमंत्री थे, नहीं शायद उस समय खैर वही सीक्वेंस रहा होगा, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, कहाँ बैठेंगी, हम सब अशोका हॉल में बैठ के कर लेंगे मीटिंग, राष्ट्रपति भवन में। तो संसद में सीटों की बात, और अब बड़ी संसद हो गई है, अब तो 1000 की बैठने की जगह की औरतों को की वजह से नहीं दे रहे हैं। ये आप कितना हास्यास्पद है, सोचिए। नहीं तो वो जो अगर 543 में भी लागू होता, तो उस 543 में से 33% सीटें जब महिलाएं जीत कर आती, आरक्षित सीटों से कोई ना कोई महिला ही जीत कर आती, तो उन सीटों पे जो पुरुष बैठते हैं वहाँ पे महिला बैठती, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं था। असल में वो प्रपोजल उस समय भी संभव नहीं। देखिए, सत्ता और संपत्ति और संतति, ये 3 चीज़ें आज भी भारतीय समाज में पुरुषों के कब्जे में हैं, और यही हमारे जो पेट्रियार्की का बेस है वो यही है। तो सत्ता छोड़ना इतना आसान नहीं है, और ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इतना इसके लिए कैंपेन किया, संसद में घूम के सांसदों से बात की। ऊपर कहेंगे हाँ ठीक है, पास होना चाहिए, मिलना चाहिए, औरतों को ज़रूर मिलना है, लेकिन जब वो देने की बात आई तो उनको लगा अरे हमारी सीट ना चली जाए कहीं। तो अब ये ठीक है, आप अपनी सीटें गांठ बांध के रखे रहिए, और औरतों को जो एक्स्ट्रा सीटें बढ़ा करके दे दीजिए। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि अब ये लागू हो जाएगा, क्योंकि आप किसी की सीट छीन के औरत को नहीं बिठा रहे, तो आप औरत के लिए अलग से सीट बना रहे हैं। एक बार फिर से अपने दर्शकों की समझ के लिए और मेरी अपनी समझ के लिए भी आपसे हम ये जान लेना चाहते हैं कि अभी भी जो, अगर इन 3 दिनों की चर्चा के बाद सरकार इसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट कर देती है, तो 543 सीटों पर ही ये लागू होगा। जो संसदीय सीटों की जो तादाद है वो तो अभी 816 हुआ नहीं है, जिसकी प्रक्रिया जो चल रही है, और ये लागू हो जाने के बाद 2029 के चुनाव में हर पार्टी की बाध्यता होगी कि वो 33% महिलाओं को टिकट दे, क्योंकि 33% सीटें जो हैं वो महिला सीट हो जाएंगी।
और अगर सेंसस जो है वो लागू हो गया और डिलिमिटेशन लागू हो गया तो 29 में जो 816 सीटों पे चुनाव होगा उसमें से फिर 33% सीट महिलाओं की होगी, अभी वो 543 सीटों के लिए होगी। नहीं, मुझे लगता है कि जो चर्चा होगी उसमें जो प्रपोजल हम लोग देख रहे हैं और ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री ने लेख लिखा है, हिंदी में भी आया, अंग्रेजी में भी आया, काफ़ी प्रचार हो रहा है, तो उससे हमें लगता है कि सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। अगर सीटें बढ़ाते नहीं है, जो कि प्रस्ताव है, और शायद संसद बुलाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि ये प्रस्ताव तो पास हो चुका था, तो और राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो चुका है, तो वो तो एक तरह से कानून है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों ने नहीं दिया, फिर भी वो सामने नहीं आए देने के लिए। तो ये तभी होगा जब ये सीटें बढ़ेंगी और उनको लगे, किसी को भी थ्रेटनिंग नहीं फील होगा कि अरे अगर हम मान लेते हैं 33% लागू करते हैं तो फिर हमारी सीट चली जाएगी। ये जो आशंका थी जिसकी वजह से आज 30 साल ये बिल पेंडिंग रहा है, तो अब वो हमें लगता है इस चर्चा के बाद क्लियर होना चाहिए, वरना फिर भी नहीं लागू होगा, फिर भी नहीं लागू। तो ऐसा भी कोई आप सिनेरियो देख रहे हैं कि चर्चा हो जाए और इस पर, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज़ के लिए जो है ये कैच 22 का सिचुएशन होगा, बेशक वो ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की बात कर रही हों, लेकिन अगर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियां जब आगे बढ़कर इसको इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगी तो अपोजिशन पार्टीज़ के लिए कदम पीछे खींचना जो है वो उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। तो अगर ये इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है लेकिन उसके बाद भी इसको किसी तरह से होल्ड करके रखा जाता है 2027 या 28 तक, 2029 चुनाव के पहले, ऐसी भी कोई आशंका आपको लगती है? देखिए, सब कुछ संभव है। जहाँ तक औरतों के हक अधिकार की बात है, काफ़ी संघर्ष हम लोगों ने किया है। एक कानून बदलने के पीछे कितने कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कितनी बार हम लोगों को सड़कों पर आना पड़ा है, कितनी बार चर्चाएं करनी पड़ी हैं, और उसके बावजूद भी संसद में बैठे लोग कन्विंस नहीं हुए। तो इसलिए निश्चित तौर पर देखिए, इफ़ बट तो आशंका है और रहेगी, लेकिन अगर मंशा है, जो कि मुझे बार बार लग रहा है कि मंशा है इस बार, तो सभी दलों को सर्वसम्मति से आकर के इसको पास करके, स्वीकार करके, सीटें बढ़ा करके दे देना चाहिए। और एक बार चुनाव के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि औरतों की विनेबिलिटी भी ज़्यादा है, औरतों की डिलीवरी भी ज़्यादा है, औरतों की नेतृत्व की क्षमता भी है और औरतें इस बात को कर पाएंगी। तो ऑपोजिशन को तो सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत है महिलाओं की देश के। रूलिंग पार्टी को तो है ही है, एडवांटेज रूलिंग पार्टी होगा इसमें, बार बार मैं स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कि ये जो मूव है ये एडवांटेज रूलिंग पार्टी है। क्योंकि देखिए, जहाँ भी चुनाव जीते हैं हाल में, 52% औरतें वीज़ा भी 50% मैन, मतलब 48% मैन वोट देने गई हैं। वोट में उन्होंने चुना है और उन्होंने रूलिंग पार्टी को चुना है, उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, इसमें कोई तो राय नहीं है। तो अगर नहीं तो ये तो एडवांटेज बीजेपी होगा। अगर फिर दूसरा तैयारी की बात जहाँ तक है, औरतों के नेतृत्व की तैयारी कराने की ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। उनको संपन्न परिवारों की औरतें तो ठीक है अपना पैसा ले आएंगी, लेकिन जो मनी मसल माफिया का राजनीति में एक वर्चस्व हो गया है, अगर उसको तोड़ना है तो औरतों की मदद करनी पड़ेगी आगे आकर के राजनीतिक दलों को। ये नहीं कि आपने टिकट दे दिया और फिर आपने छोड़ दिया, ये नहीं, इससे नहीं चलेगा। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम 33% संसद में पहुंचाएं अपनी पार्टी की औरतों को। तो बहुत सारा इस समय तैयारी की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, पूरी कहते हैं ना, पूरी सोच समझ के इसमें कदम रखने की ज़रूरत है। तो सभी राजनीतिक दलों को, मैं किसी एक राजनीतिक, लेकिन अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है 29 में, तो आपको अब से लेकर के तब तक लग जाना पड़ेगा। आप फिर वही ओबीसी फैक्टर पे क्या कहेंगी? क्योंकि अगर संसद बैठ ही रही है, परिचर्चा कर ही रही है, तो ये बात भी एक बार तय हो जाए। जब आपने परकटी महिला वाला कहा ना, तो मेरे दिमाग में वो सारे जो हमारे बहस मुहाइसे हुए इसको लेकर के, वो सारे एकदम से घूम गए। क्योंकि 3 बातें, एक तो दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं क्या होगा, चलिए वो तो हो गया, इसमें निहित है, देना ही पड़ेगा। अब रह गया ओबीसी महिलाओं का। किसने रोका था ओबीसी पार्टीज़ को कि उनकी महिलाएं संसद में ना पहुँचे? आप गिन के बताइए कितनी महिलाओं को उन्होंने सीट दी। अगर नहीं दी तो उनकी खुद की मंशा नहीं कि वो अपनी महिलाओं को बाहर निकालें। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जब ये पास हो जाएगा तब सभी पार्टियों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले ऐसी महिलाओं को दें जो कि सबसे ज़्यादा डिज़र्व करती हैं, जिसमें दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी और
SC ST महिलाएं सबसे ज़्यादा डिजर्व करती उसके लिए वैसे कोटे की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोटे की ज़रूरत मंशा नहीं की है। जरूरत है। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, उसके लिए कोटे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब तीसरी बात जो हमेशा कही गई, जो आपकी वो परकटी वाली बात मैं कह दूं कि नहीं वो सारी संपन्न घरों की महिलाएं आएंगी, एलीट विमेन आएंगी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। संसद में चल के देखिए कितनी एलीट विमेन वहाँ पर है। वो तो राजनीतिक जल कभी किसी पढ़ी लिखी परिवार की या किसी राजनीतिक बड़े परिवार की औरत को लेके आते हैं तो वो खुद फैसला लेते हैं इस पर, वो खुद लेके आते हैं। सिनेमा की हीरोइन को लेके आते हैं तो खुद लेकर के आते हैं। ये नहीं कि मतलब उनको ये दिया गया है कि नहीं उनको आप एलिट। आम औरत समाज के अंदर जो औरत रहेगी, जो सोशल मोबिलाइजेशन का काम करेगी, जिसको लोग मानेंगे नेता, वही जीत के आ सकती है। चुनाव कोई खेल नहीं है। चुनाव ये नहीं कि आपको दे दिया तो आप चले गए लड़ने और आप जीत गए, ऐसा नहीं है। आपको लोगों के बीच में महिलाओं को दिखाई देना पड़ेगा, उनका काम कर, उनके सुख दुख में साथ देना पड़ेगा। और तभी आपने तो शुरुआत में एक बात की नॉर्थ साउथ डिवाइड की, और जब परिसीमन हो जाएगा, लागू हो जाएगा, तो दक्षिण भारत की सीटें जो हैं वो कम बढ़ेंगी और उत्तर भारत की, खासतौर पे अगर बिहार यूपी जैसे राज्यों की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। ये जो नॉर्थ साउथ के डिवाइड की जो बात होती है, क्योंकि दक्षिण की जो महिलाएं हैं उनको भी साथ लेकर चलना है, वो भी बहुत जागरूक हैं, वो भी एक अच्छी खासी भूमिका निभा रही हैं और बेहतर भूमिका निभा सकती हैं। तो उस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगी आप? क्या आपके सुझाव हैं उस विषय पर? देखिए, मैं मानती हूँ कि डिलिमिटेशन से दक्षिण भारत का नुकसान होगा सीटों की संख्या के हिसाब से। इस बात को मैं मानती हूँ। जो भी समझदार व्यक्ति है इस बात को देखेगा, अगर वो आप पॉलिटिकली इसको एनालाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में सीटें बढ़ेंगी। तो ये डिलिमिटेशन का जो मसला है उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये जल्दीबाजी में और सिर्फ ये कह देना कि नहीं उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ पर हम 3 कर देते हैं एक की जगह, और दक्षिण आबादी के भारत में, आधार पे। हाँ आबादी के आधार पर। तो ये नहीं होगा, सिर्फ आबादी के आधार पर नहीं माना जाना चाहिए। डेवलपमेंट का उसमें देखना चाहिए इंडिकेटर, उसमें इंडिकेटर देखना चाहिए कि किस तरह का कौन से कास्ट पॉलिटिक्स से तो कहीं बाहर गई नहीं है, तो एक वो कॉम्बिनेशन भी देखना चाहिए। फिर अब तो जेंडर भी आ गया, औरत मर्द वाला भी कॉम्बिनेशन। तो दक्षिण भारत की महिलाएं तो बहुत काबिल हैं। दक्षिण भारत की महिलाओं को ज़्यादा पढ़ी लिखी, काफ़ी आज बाजार से जुड़ी हुई महिलाएं तो पता नहीं कब से हैं दक्षिण भारत की महिलाएं। तो उनको तो बिल्कुल, वो तो स्वयं आएंगी, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसलिए मौका ये तो सवाल दीजिए। पूछा क्योंकि सीटों की तादाद वहाँ फिर भी कम रहेंगी, तो जो उत्तर भारत के लिए दलील दी जाती रही या पूरे भारत के लिए दलील दी जाती रही कि कहाँ बैठेंगी टाइप से, तो दक्षिण की महिलाओं का जो संघर्ष है राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए, संघर्ष तो महिलाओं के लिए होगा ही। दक्षिण की हो, उत्तर की हो, कहीं की भी महिलाएं जब राजनीति में शामिल होती हैं तो उनके जीवन में कई स्तर के संघर्ष आते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक या सामाजिक माहौल का संघर्ष नहीं है, पारिवारिक माहौल का भी संघर्ष होता है, सामाजिक माहौल का भी संघर्ष होता है। तो ये नहीं कि दक्षिण की महिला का संघर्ष और उत्तर की महिला का संघर्ष अलग अलग है, ये नहीं है। बल्कि दक्षिण की महिला का कदम और बाहर निकला हुआ, जैसे मैंने कहा, बाजार से जुड़ी हैं, आर्थिकी से जुड़ी हैं, विकास से जुड़ी हैं, शिक्षा से जुड़ी हैं, तो वो एक अलग तरह का वहाँ का माहौल भी है, एक सोशल एक्सेप्टेबिलिटी भी ज़्यादा है उत्तर से। अब बिहार के महिला को समय लगेगा, मैं तो खुद गांव की हूँ, उत्तर प्रदेश की हूँ, मुझे मालूम है समय लगेगा, लेकिन ये संघर्ष रहेगा। लेकिन अगर कभी भी कदम नहीं बाहर निकाल, गांव में इतनी नहीं निकल के आएंगे। जब हम कभी कभी चुनाव के प्रचार में जाते हैं गांव की अपने एरिया वगैरह के, तो मैं देखती हूँ कि साथ निकलती हैं, साथ में उनकी बहू भी आ गई, उनकी बेटी, मतलब एक साथ पूरा हुजूम चलता है औरतों का जब कैंपेन करने निकलती हैं। तो ये कहाँ थी ये औरतें? लेकिन सारे संघर्षों के बावजूद हिम्मत बना के निकली हैं। शुरू में पति प्रधान थी, पति प्रधान, बहुत वो शब्द भी वायरल हुआ था। आज कहाँ है, ढूंढ के दिखाइए। उनको पता है कि देखिए हम सब कुछ डिलीवर कर, खड़ंजा हम बनवा सकते हैं, स्कूल हम चलवा सकते हैं, अनुदान आया है तो हम बंटवा सकते हैं। पतियों का प्रकोप अभी भी होता है लेकिन बहुत कम हुआ है। देखिए, होता है, हिंसा कम हुई है। जहाँ जब नेतृत्व के रूप में दिखाई देंगी औरतें और उसकी स्वीकृति हो जाएगी समाज में, तो हिंसा तो कम होगी ना जी। तो ये बहुत सारा परिवर्तन आएगा और संघर्ष भी बहुत है। और जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको कहा कि आप एक पूरी किताब हैं अपने आप में, हम ये चाहेंगे इस मौके का आप इस्तेमाल करके हमारे दर्शकों को और मुझे ये बताएं कि जो पिछले 30 सालों का जो संघर्ष रहा,
किस किस नेता से मुलाकात हुई और उस दौरान की कौन सी बातें आपको याद रह गई, क्योंकि बातें वही याद रह गई होंगी जो या तो बेहतर होंगी या बुरी होंगी। थोड़ा सा उसका खुलासा करें आप, इसको देखिए, डिजिटल बुक समझे आज आप। बिल्कुल पूरे जीवन इस विषय को एक तरह से कहिए कि पूरा जीवन मेरा इस इच्छा को पाने में रहा कि देश की औरतें, ये संसद हमें 50-50 जेंडर बैलेंस दिखाई पड़े, क्योंकि ये हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, ये हमारे संविधान का वायदा था देश की औरतों से, तो ये होना चाहिए। अब हम लोग मिले किससे, देश का कोई प्रधानमंत्री जिससे हम नहीं मिले सिवा मोदी जी के, क्योंकि शायद वो नहीं मिलते हैं, शायद महिला संगठनों को वो नहीं अपने पास बुलाना चाहते हैं, जो भी कारण रहा। और सबके यहाँ गए हम लोग, सबसे मिले। चंद्रशेखर जी तो इस ऑफिस में आए, ये जो कुर्सी आप देख रहे हैं ना हमारी, उस पर आकर बैठे। अच्छा। और उन्होंने आके कहा कि नहीं, ये तो तुम तो पगली हो, क्यों इस तरह से रोज़ तुम लोग संसद मार्ग पे धक्के खाते हो, कभी पुलिस स्टेशन जाते हो। समझाया उन्होंने कि धीरे धीरे चलो, इसमें समय लगेगा। और शायद वो सही थे उस समय, हालांकि मैं स्वीकार नहीं कर रही थी इस बात को। और दूसरा ये कि हम लोग, अच्छा 2 किस्से सुना दूँ। देखिए, मिली तो मैं सभी प्रधानमंत्रियों से, राष्ट्रपति जी से मिली, जितने राष्ट्रपति हुए उसके बाद लगातार हम लोग इसका मेमोरेंडम लेके जाते थे और सारे हमारी महिलाओं का डेलीगेशन जाता था। पहले सीनियर महिलाएं हमारी नेतृत्व की थी, उनके साथ जाते थे, बाद में मैं खुद डेलीगेशन लेके जाने लग गई। तो 2-3 वाक़ये अच्छे वाले सुनाती हूँ आपको जी। एक तो सबसे बढ़िया था जब हम लोग मिलने के लिए गए, वाजपेयी जी से शुरू करती हूँ। मिलने गए तो हमने उनसे कहा, पार्लियामेंट में उस दिन बड़ी लड़ाई झगड़ा उस हफ्ते हुआ था, बिल फाड़ा गया था, बहुत कुछ तमाशा हुआ था और बहुत सारे सांसद कह रहे थे कि हम तो रात भर पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे और हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। तो हमने उनसे कहा कि सर, ये तो पार्लियामेंट्री टेररिज्म है, और बड़ी ज़ोर से हंसे। उन्होंने कहा आपने तो पूरा नया शब्द ही दे दिया इसको। और जिस तरह से उनका एक बोलने का एक तरीका था, हम लोग खूब हंसे, बहुत अच्छे से बात हुई। मीटिंग थी 8 मिनट की जो हमें समय मिला था, और हम लोग लगभग वहाँ 25 मिनट बैठे रहे और खूब अच्छे से बातचीत हुई और बड़ा अच्छे से हम लोगों का, और उन्होंने उनका वाजपेयी जी के समय में 2 बार ये बिल लाया गया था, 96 में और 98 में। जी जी, तो उस समय आप लोगों को ये उम्मीद बंधी थी कि पूरी मुलाकात हुई है, अब ये हो जाएगा? वो एक बार नहीं, 4-5 बार मुलाकात हुई। पार्लियामेंट के अंदर मार्गरेट हलवा जी ने मीटिंग रखवाई थी, जयाप्रदा वगैरह सभी लोग, हम लोग गए थे, बैठे थे, बातें करते थे, बताते थे हम लोगों को सब अपने राजनीतिक जीवन के बारे में। तो हम लोग को लगता था कि अभी बिल्कुल हो जाएगा, पर होने नहीं दिया गया। उसी तरह से मैं आपको दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी कि वाजपेयी जी के टाइम पे हम लोग घुस गए थे अंदर, और ये तय हुआ था कि हम लोग सब अलग अलग जगह छुपे रहेंगे, कोई सम्राट होटल में, कोई स्मृति वाल, वो क्या कौन सा बाज़ार है ना वहाँ पर, एक बहुत कौन सा बाज़ार है, मार्केट है वो जो वायुसेना की महिलाएं चलाती हैं। अच्छा। वहीं बगल में है। तो हम लोग सब अलग अलग जगह पर थे और एक साथ दौड़ते हुए। ये कौन से साल की बात है? वाजपेयी जी तब 2002-3 में भी बिल आया था, तो खैर एनीवेज उनके कार्यकाल के दौरान। हाँ, वो फोटो भी है जब हम लोग उनसे मिले। तो दौड़ते हुए हम लोग अंदर घुस गए और नारा लगाते हुए। अब वो पूरी सिक्योरिटी उनकी हड़बड़ा गई, हम लोग रिसेप्शन तक पहुंच गए और रोका गया, बैठाया गया। जो उस समय के उनके संरक्षक थे, उन्होंने, चीफ जो थे, उन्होंने कहा कि आप लोग की गिरफ्तारी होगी। हम लोग बहुत घबरा गए क्योंकि हम लोगों के साथ औरतें थीं, जो बच्चे और परिवार, और ये गिरफ्तारी होगी। तो फिर हमने एक उनसे आग्रह किया कि हम अपना नाम लिख के भेजते हैं कुछ लोगों का, कि हम अपना डेलीगेशन, प्रधानमंत्री जी प्लीज़ मिल लीजिए हमसे। और हम लोगों ने नाम लिख के भेजा। इतने ग्रेशियस थे कि अंदर से उन्होंने खबर भेजी कि हाँ ठीक है, आ जाइए। तो ये हो गया कि हमारा अपॉइंटमेंट था, इसलिए हम लोग अंदर गए थे। अच्छा। और हम सब लोग बच गए। तो ये अपने आप में ऐसी घटना है जो मैं कभी भूलती नहीं हूँ। दूसरा, फिर हम लोग कई बार मिले। तो एक और घटना आपको सुना दूँ कि जो बाद में हम लोग जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उसकी भी तस्वीर हमारे पास है। जब हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की, तो हम लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री ज़रूर आएंगे उसमें, और हम लोगों ने पार्लियामेंट एनेक्स में चर्चा रखी थी। पर आप सोचिए कि उनको पत्र ही नहीं मिला था, हम लोग का आमंत्रण जो भेजा गया था, और हम मान के बैठे थे कि मनमोहन सिंह जी आएंगे। और ये तो किनके जरिए आपने पत्र भेजा? हम लोगों ने वो, जैसे अभी भी आज कल भी हमने प्रधानमंत्री जी के बक्से में डलवाया है, आग्रह किया है हमें। अच्छा, तो उसमें बक्से में डलवाया था? बक्से में डलवाया था और उन्होंने मिला नहीं।
और हम मान के बैठे। अब हम सब तामझाम, हम सब तैयारी, और एनेक्स में देखिए कितना मुश्किल होता है मीटिंग करना। तो वहाँ पर फिर हमको एक दिन पहले ये पता चला कि आपके तो पत्र ही नहीं आया हुआ है। तो फिर हम लोग भाग के गए मनमोहन सिंह जी के पास, और हमने कहा हमने भेजा था, आपके यहाँ से स्वीकृति आई थी। तमाम हम लोगों ने कहानियाँ बनाई, पर उनके अंदर भी इतना ज़्यादा हम लोगों के सब कामों के प्रति और ये सब था कि उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा। और फिर वो आए, और उन्होंने वहाँ पर भी ये कहा कि हम खुद चाहते हैं कि महिलाओं को मिले। आई के गुजराल साहब जब हम लोग की मीटिंग एड्रेस कर रहे थे तो उसी दिन सरकार गिर गई उनकी, पर तब तक वो बोलते रहे जब तक उनके पास बार बार फोन आ रहा था कि सरकार गिर गई। तो ये कई ऐसे मौके थे यूपीए के ज़माने में 2008 में आया था और फिर स्थायी समिति के पास भेज दिया गया था। बिल्कुल। और 14 में तो वो पुराना बिल ही लैप्स हो गया। जी हाँ, स्थायी समिति की गीता मुखर्जी जी जो थी वो उसकी अध्यक्ष थी। और फिर वो पूरी देश के पूरे राज्यों में गई थी, तमाम लोगों से बातें हुई थी, और फिर जाके वो बिल ड्राफ्ट हुआ था। तो कौन सा ऐसा दौर रहा किस सरकार का जिसमें आपकी उम्मीदें परवान चढ़ी? मैं अभी मौजूदा मोदी सरकार की बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने तो कम से कम कदम बढ़ाया, 2023 में पास किया। राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, वो रहेगा। अभी फिर 3 दिनों का सेशन जो है, 3 दिनों का जो चर्चा है वो होने जा रही है। इसके पहले किस सरकार में सबसे ज़्यादा आपकी उम्मीद हुई और फिर वो सबसे ज़्यादा धूल धूसरित हुई उम्मीद? देखिए मनमोहन सिंह जी की सरकार में, क्योंकि सोनिया जी से हम लोग का काफ़ी मिलके, वो हम लोग की रैलीज़ में भी आई, वो हमारे मीटिंग्स में भी आए, वो लोग सब कुछ मतलब एक तरह से ये था कि एकदम हम लोग सोच के एकदम पूरी तरह से सुनिश्चित थे कि इस बार तो ये हो ही जाएगा। सारे मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो, हम लोग उसमें मैनिफेस्टो बनाते थे महिलाओं की तरफ से, मैनिफेस्टो, महिलाओं का मैनिफेस्टो। और सारी राजनीतिक दलों को उनकी जो मैनिफेस्टो वाली जो समिति बनती थी उनको हम लोग देते थे, तो उसके द्वारा उनके मैनिफेस्टो में भी शामिल किया गया। तो हमें लगता था कि ज़रूर हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को निराशा हुई जब वो बिल लोकसभा में पास होके राज्यसभा में नहीं पास हो पाया। और वजह क्या थी? एक ही वजह, कौन अपनी सीट छोड़ेगा। अंदर से भी मतलब जबकि कांग्रेस का पूरा समर्थन था, उसके बावजूद सांसद तैयार नहीं थे। और ये बात हम लोगों को संसद के गलियारों में घूमते घूमते पता चल गई थी। तो जब आप लोगों ने शुरुआत किया, 90 के दशक के शुरू से ही ये कोशिश शुरू हो गई थी, बल्कि उससे भी 2-3 साल पहले से, तो उस समय जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे बयानों के संदर्भ में ही क्यों ना हो, मैं एक बार फिर से शरद यादव जी के उस बयान की तरफ आपका इशारा करना चाहूँगा। कौन कौन से ऐसे बयान आपको बहुत ज़्यादा लगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल स्त्री विरोधी मानसिकता का परिचायक है? देखिए शरद यादव जी का तो बयान था ही, लेकिन उसके पहले भी चौधरी साहब से मैंने जब प्रमिला जी गई थी तो परकटी शब्द वहीं आया था। अच्छा। उसी के बाद अखबारों में आया कि ये परकटी महिलाओं को नहीं मिलेगा, और ये अगर मिल गया तो परकटी महिलाएं ही आएंगी, मतलब ये कि संपन्न परिवारों की, पढ़ी लिखी, इस टाइप की महिलाएं। उसके बाद शरद यादव जी ने इस हद तक कह दिया कि हम जहर खा लेंगे। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ मुलायम सिंह जी की पार्टी से। मुलायम सिंह जी का जो बयान आया और उन्होंने जो ओबीसी महिलाओं का प्रश्न उठाया, शरद यादव ने उठाया, तब ये पूरी तरह से इसमें एक तरह से ब्रेक लग गया। और फिर अब जाके ये बात सामने इतने वर्षों के बाद 23 में आई, 2023 में जब पास हुआ ये, और अब आई है 2026 में, जबकि 2029 में दिखाई दे रहा है कि चुनाव में इसका असर पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक कंसर्न या जो एक चिंता बताई गई उसमें यह है कि जनगणना के बाद अगर लागू हुआ तो ओबीसी को बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, इस वजह से सरकार इसको अभी लेकर आना चाह रही है। देखिए, जब ये महिलाओं को देने की बात आती है तब जनगणना से क्यों जोड़ा जा रहा है? जनगणना में क्या नया आ जाएगा? ओबीसी की जनसंख्या बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिक दल तो चुनाव लड़वाते हैं ना, जनगणना थोड़ी चुनाव लड़वाती है। हाँ, अब बिना इस तरह के कानून के भी आप अपनी पार्टी में क्यों नहीं 33%। कोई भी राजनीतिक दल इस बात के लिए, ये बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया है कि बेशक महिला आरक्षण जो है उसमें ओबीसी को कोटा ना दिया जा रहा हो, लेकिन आपको अपनी पार्टी में 33% जो महिला आरक्षण के तहत जो आप सीटें देंगे, टिकट देंगे, उसमें से आप ओबीसी को अपने हिसाब से कोटा दे दीजिए।
क्यों नहीं दिया? क्यों जब नहीं दे चाहें- सकते? क्यों नहीं दे सकते? जब चाहें तब दे सकते हैं। तो इसलिए ये कहना एक तरह से कहते हैं ना कि आप एक पॉलिटिकल बैरियर खड़ा कर रहे हैं ताकि औरतें ना आए। आप औरतों को हक देना नहीं चाहते हैं, ओबीसी के नाम पर नहीं देना चाहते हैं। तो फिर ये जनगणना से तो नहीं संसद में सांसद आए। हम्म। जो पुरुष सांसद आते हैं क्या जनगणना की वजह से आते हैं? तो महिलाओं को जब देने की बात आती है तब जनगणना, तब डिलिमिटेशन, तब उनकी क्वालिफिकेशन, तब उनकी विनेबिलिटी, ये सब सवाल क्यों उठते हैं महिलाओं को? तो ये मैं इस बात को बिल्कुल एक तरह से कह दीजिए कि राजनीतिक खुराफात मानती हूँ। आपने जब ओबीसी पूरे पूरे दल पूरी पूरी सरकारें ओबीसी राजनीतिक दलों की चली हैं ना, कितनी महिलाओं को उन्होंने विधानसभाओं में लेकर के आए, वो कितनी महिलाओं को मिनिस्टर बनाया, कितनी महिलाओं को सच में राजनीतिक हिस्सेदारी दी? क्यों नहीं दी? क्योंकि मानसिकता नहीं है देने की। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी ओबीसी पुरुषों की नहीं है, हालांकि सबसे ज़्यादा दबाव बनाने का काम ओबीसी पुरुषों ने किया। फिर भी मैं मानती हूँ कि सभी पुरुष इसमें शामिल थे, पर इसको पास नहीं होने दिया। जी। ये पुरुषवादी मानसिकता को मैं दोष देती हूँ। इस पार्ट में पॉडकास्ट के मेरा फोकस आपके व्यक्तिगत पहलू से है कि किस तरीके से आप न सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आगे बढ़ी, राजनीतिक एक जागरूकता के तौर पे भी आपने एक जगह बनाई अपनी, शिक्षाविद तो आप हैं ही। तो जो मैंने रिसर्च किया उसमें ये पता चला है कि कहीं कोई एक हत्या हुई दहेज की वजह से और उसके बाद उसने आपके जीवन की दशा बदल दी। वो मामला क्या था, अगर आप बता पाएं? मैं जेएनयू की विद्यार्थी थी, प्रमिला दंडवते जी महिला रक्षा समिति की अध्यक्ष थी। उनका फ़ोन आया, चूँकि हम लोग समाजवादी परिवार से, गांधीयन परिवार से आते हैं, तमाम लोग हमारे परिवार के राजनीति में हैं, तो एक तरह की पहचान हमारी इन लोगों से थी। तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम लोग जेएनयू के विद्यार्थी ऑटो रिक्शा में बैठ के जितने लोग आ सको, जितने वो कर दो, तो तुम लोग आओ और सब लोग आके यहाँ पे एक करोल बाग में दहेज हत्या हुई है और हम लोग वहाँ पर हैं, तुम लोग वहाँ सीधा पहुँचो। जब मैं पहुँची थी तो बनारस का रिवाज ये होता था कि जब कोई मृत्यु परिवार में होती थी तो आप बच्चों को पड़ोस के घर कहीं और भेज दिया। उन्होंने कभी ज़िंदगी में जब तक मैं जेएनयू आई थी तब तक कोई मृत्यु नहीं देखी थी, लाश नहीं देखी थी कह लीजिए। तो अब ये जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे इतना ज़बरदस्त सदमा लगा, क्योंकि वो लड़की जो थी वो चारपाई, आज भी मुझे अजीब सा लगता है सोच के, वो चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी, पूरी जली हुई, और रस्सियाँ चारों तरफ रस्सियाँ आप जानते हैं जल जाने के बाद भी वो गिर ही रहती हैं, लेकिन और प्रमिला जी का ये स्टैंड था और परिवार वालों का कि इसकी हत्या की गई है। ससुराल वाले कह रहे थे नहीं, इसने आत्महत्या की है, और हम सब लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि हम उनका समर्थन करें इस बात को। और वो देखने के बाद मुझे लगा कि क्या लोग इस हद तक जा सकते हैं, हम कैसे समाज में रहते हैं। राजनीतिक परिवार, काशी विद्यापीठ में बड़े हुए, जो हमारे बाबा ने जिसको बनाने में अपनी भूमिका निभाई, विश्वविद्यालय है आज वो, तो वैसी जगह से आने के बाद हमें नहीं कभी लगता था कि इतना क्रूर समाज है हमारा। फिर हमें लगा कि नहीं, हमें तो महिलाओं को, और फिर मैंने अपना शोध किया। और फिर आपने किताब लिखी, ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग। वो एक और पड़ाव था आपके, बिल्कुल दुखद पड़ाव था, क्योंकि जिन 29 महिलाओं के जीवन के बारे में मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया, वो सारी महिलाओं में से 9 ऐसी बच्चियां थीं जिनके माँ बाप को पता था कि अगर वो उसको वापस नहीं बुलाएंगे। पर देखिए ना, हमारे वही तो मैं कहती हूँ कि इसीलिए महिलाएं राजनीति में आए, ये मेरे जीवन का मकसद बना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उससे सोशल और कल्चरल शिफ्ट भी होगा, एक बहुत बड़ा परिवर्तन जिसकी कि मैं एक कल्पना कर सकती हूँ। तो उस समय क्या है कि जिन बच्चियों को हम स्टडी कर रहे थे, जिनको कि मार डाला गया, ये 29 जो मेरे केस स्टडीज़ थी, इन सबको मार डाला गया था, और 9 को तो माँ बाप को पता था और वापस लेके नहीं आए अपनी बेटी को। और ये 90s के लेट 90s की बात है जब मैं ये शूट करी, तब मैंने लिखा ब्राइड्स आर नॉट फॉर बर्निंग। और नंद चतुर्वेदी जी जो बहुत हिंदी की भाषा के विद्वान थे, उन्होंने उसका अनुवाद किया, बहुएं जलाने के लिए नहीं। तो बहुएं जलाने के लिए नहीं को समाज को बताने, दर्शाने, उसको उस दिशा में सोचने समझने के लिए मजबूर करने की जो मेरी उस समय मानसिकता बनी,
उसकी वजह से फिर मैं राजनीति में नहीं गई, वरना मैं तो पॉलिटिकल परिवार की हूँ। सब संसद में रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, एमएलए रहे हैं, एमपी रहे हैं, तो शायद एक लॉजिकल जी। वो भी है मेरा वैसे कदम हो भी सके। बनारस से आप आती हैं जी और आपने जेएनयू में पढ़ाई की हुई है, आप भी जेएनयू से हैं कहने जी का हाँ, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। एमए, एमफिल, पीएचडी सब जेएनयू से किया है, और शान से कहती हूँ मैं जेएनयू की विद्यार्थी रही हूँ। तो अब जो जेएनयू को लेके जो एक एक नैरेटिव बिल्डिंग होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा शिक्षण संस्थान है, जहाँ से कि आप देखेंगे कि चाहे जितने बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज देश की जो हमारी आर्थिकी चलाने वाली महिला हैं वो भी जेएनयू की हैं। विदेश नीति। विदेश मंत्री जो हैं वो तो खैर जेएनयू के हैं, और बहुत ही समझदार व्यक्ति, हम स्टूडेंट के रूप में भी थे, हमारे क्लासमेट थे। तो एमए, एमफिल, पीएचडी करने का जो मेरा अनुभव जेएनयू का रहा है, क्लासरूम से ज़्यादा क्लासरूम के बाहर हम लोगों ने सीखा, क्योंकि बहसें चलती थी, राजनीतिक पॉलिटिकल पोजीशंस, आइडियोलॉजी, बड़े बड़े जो विद्वान थे राजनीति के और समाज के, और साइकोलॉजी जो विशेषज्ञ लोग थे, मानसिक उसके विशेषज्ञ थे, शास्त्र के, सब के बारे में चर्चा चलती थी। हॉब्स, लॉक, जेएनयू एक रूसो ऐसा से लेके प्लेटफॉर्म देता है जो सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि आपको एक खुली बहस की जगह भी उपलब्ध कराता है। ये सिर्फ आपको डिग्री नहीं देता, आपका व्यक्तित्व बनाता है। ये ऐसा विश्वविद्यालय रहा है। तो जब उसकी दुर्गत होती है तो हम लोगों को नहीं अच्छा लगता है, हमें लगता है कि एक कुछ अच्छा बना, अब उसको आगे बढ़ाइए और बनाइए। और शायद यही वजह है कि आपने सड़कों पे, गलियों में जो लड़ाई लड़ी, उसको लेकर आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी गई। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, अगर मैं सही हूँ तो आपने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे फोरम पे भी काम किया, यूएन के फोरम पे भी आपने काम किया, और जो लैंगिक समानता है उसके लिए बिल्कुल आपने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। बिल्कुल। जीवन की शुरुआत में जब समझ में आ गया, वो जेएनयू में, कि दहेज वाली घटना भी हुई, और साथ साथ में हम लोग के साथ जो हमारे सीनियर्स थे, हम लोग को ले जाते थे, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों की पढ़ाने से जो सामाजिक एक हमारा संबंध बना इन कामों से, वो वहाँ से शुरू हुआ। और उन्हीं अनुभवों को फिर हमने बाद में आगे जाके, अगर हम श्रम संगठन की जो पूरी रिपोर्ट थी, हमने उसको रिस्ट्रक्चर की, हमारी टीम 5 लोगों की टीम थी। उसी तरह से फिर जितने भी हमारे यूएन के जितने, और आज मैं टेक्नोलॉजी कंपनियों से तमाम जो उनके जो ट्रस्ट एंड सेफ्टी, उनका जो है कि औरत और बच्चियां कैसे उसमें सुरक्षित रहें, तो हर जगह एक 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 नेचुरल कहते हैं ना कमिटमेंट, एक सामाजिक सरोकार हमारे अंदर पैदा हुआ, और फिर उसी को लेके जीवन को चलाया है मैंने। मुझे कहीं नहीं लगता है कि राजनीति में जाती तो मैं बेहतर होती, नहीं जी। मैंने कोई राजनीतिक दल नहीं। ये मैंने देखा है, बहुत लंबे समय से ऑब्जर्व किया आपको, कि आप इस पोजीशन में थी कि अगर 96 में ना सही, 98 में ना सही, तो एक सीट तो अपने लिए जुगाड़ कर लेती हैं आप, लेकिन वो आपने नहीं किया। और आज जब उम्मीद दिख रही है कि 33% महिला आरक्षण ज़मीन पे लागू हो जाएगा, तो आप फिर से उसी मुखरता के साथ, उसी सक्रियता के साथ और उसी जज्बे के साथ आप बात कर रही हैं। मैं बात करूंगी, मैं तमाम महिलाओं को तैयार हमने किया है, 1000 महिलाओं का कंपेंडियम बनाया था, उनकी ट्रेनिंग दे करके, ग्रास रूट जब चुनाव था उसके पहले आईआईएम बेंगलोर के साथ हमने कोर्सेज चलाए, जिसमें हमने महिला लीडरशिप को तैयार किया। ली कुआन यूनिवर्सिटी सिंगापुर उन औरतों को हमने भेजा कि सीखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, पॉलिसी मेकिंग की क्या प्रोसेस है, कैसे। तो ये सब कुछ हम लोगों ने किया, और आगे भी मैं करूँगी इस काम को। पर जहाँ तक राजनीतिक उसका सवाल है, मुझे लगता है कि महिलाओं को तैयार करके संसद में लाने की ज़रूरत है, विधायिकाओं में लाने की ज़रूरत है। राजनीतिक दल इस पाइपलाइन को बनाए, मजबूत पाइपलाइन को, लेकिन और मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगी। मौजूदा प्रधानमंत्री से कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई? कभी नहीं हुई, दुर्भाग्य है ये, दुर्भाग्य मैं इसलिए कहती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे तक याद है, फेसबुक हेडक्वार्टर में आपने एक सवाल पूछा था बिल्कुल प्रधानमंत्री से। बिल्कुल, जब मैं मैं भी वहीं था। बिल्कुल, हम लोग मिले भी थे वहाँ पर, और काफ़ी हम लोग की बात भी हुई थी। आपने देखा था कि मेरे सवाल के बाद डोभाल साहब और हमारे मित्र जयशंकर जी सब आए, उन्होंने कहा ये क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अपनी माँ की याद आ गई थी उस समय, और वो थोड़ा सा उनको रोना भी आ गया था। माँ को याद करके रोना आ जाता है, और ख़ास तौर से जिस परिस्थितियों की उन्होंने चर्चा वहाँ की। तो मैंने प्रश्न पूछा था कि देश की महिलाओं के विकास के लिए, उनके अधिकारों को लिए, और उनके जो एम्पावरमेंट के लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है, ये मेरा प्रश्न था।
फिर उन्होंने बताया बहुत कुछ, उन्होंने अपने परिवार का बताया, माँ का बताया, तो शायद वही सोच हो सकता है। मैंने इसी वजह बीज से मैंने बोया ये था सवाल वहाँ पर। उठाया हाँ कि आपका एक इंटरेक्शन हुआ था प्रधानमंत्री के साथ, हाँ और वही प्रधानमंत्री हैं जो, ठीक है, विपक्षी दलों की आलोचना अपनी जगह, लेकिन एक सीमा तक बात को लेकर आए हैं और अब एक उम्मीद बंधी है। बिल्कुल। और अगर मिलने के लिए महिलाओं को समय दें और महिला संगठनों से मिले, तमाम अच्छा काम महिलाएं संगठन देश के अंदर कर रही हैं, और ये जो सब कुछ हासिल होगा ये भी महिला संगठनों का योगदान है। ये अपने बीच में एक चर्चा के समय कहा कि ये किसी अकेले की भूमिका नहीं है, देश भर की महिलाएं मोबिलाइज हुई हैं, गांव-गांव में इसके बारे में चर्चाएं हुई हैं। सिग्नेचर कैंपेन के 10 लाख सिग्नेचर उस ज़माने में हम लोग ट्रेन यात्रा में नहीं की, यहाँ से हम लोग बैठे गाड़ी में और हम लोग कन्याकुमारी तक गए और लौटे। अच्छा, कोई और पूछने वाला नहीं था। मैं ये भी किस्सा सुना दूँ कि कोई पूछने वाला नहीं था महिलाओं के नेतृत्व को तो इतना। और ख़ास तौर से जब हम लोगों ने ये ट्रेन यात्रा की थी तो हम खुद अपना माला पहन लेते थे, खुद अपना गाजा बाजा बजवाते थे, और सारे वो प्लेटफॉर्म पर हम 100 मीटर का कपड़ा बिछा देते थे। ट्रेन चलने वाली है, जल्दी लपेटिए, उसमें सबसे साइन, ठेले वाला वो साइन करेगा, पुलिस वाला घूम रहा है वो साइन करेगा, यात्री जो उतरे हैं उनसे साइन कराते थे हम लोग। और वो सिग्नेचर करते गए, हम 10 लाख सिग्नेचर हम लोगों ने प्रधानमंत्री को दिया था। क्यों? क्योंकि हम जन चेतना, कौन से प्रधानमंत्री? जन चेतना, सॉरी, राष्ट्रपति जी को दिया था। अच्छा, उस समय हम लोगों ने, उसमें अबुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, हम लोगों ने दिया था। तो ये जन चेतना निर्माण का हम लोगों ने काम किया था उस समय। तो ये सब काम करने से भी चेतनाएं बढ़ी हैं, बड़ी हैं। और बीच में कुछ और अच्छी बातें भी हुई हैं, जैसे कि जो ट्रिपल तलाक, वो भी सबलीकरण का काम किया महिलाओं के लिए, मैं तो ये मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो समर्थन किया था जब ये प्रस्ताव आया था। और हम लोग काशी में काम करते थे, तो जो जिन मोहल्लों में औरतें रहती थीं वो लोग आके, वहाँ पे कस्तूरबा गांधी संगठन चलाती थी एक महिला, तो उन्होंने आके बताया कि क्या दुर्गत हो जाती है, बच्चे के साथ हम कहाँ जाएं। और ये परिवर्तन इतने दिनों के बाद आया, लेकिन हम उसका सबलीकरण का काम हुआ है, कानून बदले हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क, लेकिन उसमें भी महिला संगठनों का योगदान है। हम लोगों ने संघर्ष किया जी। और हम लोगों ने फिर संसद ने हमारी आवाज़ सुनी, उसको स्वीकार किया। इसलिए मैं आपसे एक बात और बस कह दूं कि देखिए, इस बार भी सांसदों से, सभी दलों के हम लोग की अपील है कि देश की महिलाओं को कम से कम, ये उनका हक है, संवैधानिक अधिकार है, ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, ये उनको मिलना चाहिए। तो आप सब लोग एक साथ आकर के इसको करिए। और चलते चलते एक आखिरी सवाल की, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जो सेफ्टी बोर्ड है उससे भी जुड़ी हैं, और सोशल मीडिया जो है एक नई चुनौती महिलाओं के लिए बनकर आई है सुरक्षा के लिहाज से। तो महिला आरक्षण तो एक पड़ाव है ही, क्योंकि लड़ाई लगातार महिलाओं के लिए लंबी चलती रहेगी, तो इस मुद्दे पर क्या कुछ आप कर रही हैं और कैसे इसको इंश्योर किया जाए आने वाले वक्त में? देखिए, जिसे मैंने प्रश्न पूछा था, मैं मेटा के सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर बनी थी उसके 1 साल पहले। तब से लेके लगातार मैं कई कंपनियों के इसमें, और मेरा सुझाव रहता है कि जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं कंपनियां, उसको सेफ्टी बाय डिज़ाइन होना चाहिए। जब आप बना के, जब एल्गोरिदम नुकसान पहुंचाने लग जाता है, तब आप उसको चेंज करने के लिए कानून बन रहे हैं सरकारों की तरफ से, बैन लगाया जा रहा है, उसकी ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। कंपनियां ही अपने सोर्स पर इसको ठीक करें। दूसरा जो हम लोग का रहता है कि आने वाले, ये दोधारी तलवार है सोशल मीडिया, जो, या ये कह दीजिए टेक्नोलॉजी के बिना आगे कोई भविष्य नहीं है, ये हमको मान के चलना चाहिए। आज पैदा होने वाला बच्चा जब स्कूल जाता है तब से उसको टेक्नोलॉजी समझ में आनी चाहिए, उसका इस्तेमाल उसको सिखाया जाना चाहिए, अगर हम आगे जाना चाहते हैं देश के तौर पर। और इस बात को, मैं तो बनारस की रहने वाली, गांव से फिर शहर, शहर से फिर दिल्ली, तो ये पूरी यात्रा में तमाम तरह के हमें अनुभव हुए हैं, लेकिन मैं इस बात से कन्विंस्ड हूँ कि आने वाली पीढ़ी बिना टेक्नोलॉजी के अगर समझे बड़ी होगी तो ठीक नहीं है। महिलाओं और लड़कियों के लिए मैं खास तौर से कहना चाहती हूँ, सीखो इसका, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब है कि इसके एडवांटेजेस लो, पर डिसएडवांटेज जो है, जिसमें कि आपकी छवि बिगाड़ी जा सकती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको वो आपके पोर्न साइट पर आपको डाल देंगे। अभी हाल में ही हम लोग मिले थे मेटी के सेक्रेटरी से साहब से, और हम लोगों ने कहा था कि वो ग्रुप का जो आया था जिसमें लड़कियों को, औरतों को नग्न दिखा दिया, जब चाहें तब उनका कपड़ा उतार सकते हैं ऑनलाइन, तो ये चीज़ें बंद की गई, बैन किया गया। तो ये ध्यान रखो, कोई भी गैर जिम्मेदाराना
काम सोशल मीडिया में जाके नहीं करना चाहिए। जी। किसी भी तरह से अपने आप को आप दूसरों के लिए उपलब्ध न करें। आपकी डिग्निटी आपके हाथ में है और सोशल मीडिया में डिग्निटी को वायलेट करने में सेकंड्स नहीं लगेंगे। जी, तो वो एहतियात बरतनी पड़ेगी खुद भी, और उसको इंश्योर करने के लिए कानून और जो पुरुष समाज है उसको भी मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। बहरहाल 16, 17, 18 ये 3 तारीख जो है वो हम उसको लॉक करते हैं, और 18 तारीख को हम एक बार फिर आपसे फ़ोन पे बात करेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। बहरहाल आपकी उम्मीद क्या कहती है, चलते चलते एक छोटा सा संदेश। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार हो जाएगा और 2029 में लागू होगा। फिर हमें संसद में तमाम महिलाएं दिखाई देंगी, उनके नेतृत्व से, उनके ज्ञान से, उनके काम से पहचान बनेगी। और भारतीय समाज में, जैसा मैंने कहा, कि हर हालत में मैं एक बहुत बड़ा एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत देख रही हूँ। सड़कों पे आप बहुत लड़ी, क्या संसद में भी खड़े होकर लड़ना चाहेंगी? अब तुम लोग जैसे लोगों को भेजेंगे ना हम लोग संसद में, और तमाम ऐसी महिलाएं जो परिवार में हैं, आगे हैं, सब महिलाएं आएंगी। मेरे नाम में 33% आरक्षण है, महिला का उमा शंकर। हाँ ठीक है, उमा भी हो और शंकर भी हो, तुम तो शिव और पार्वती दोनों हो, तो मेरे निश्चित नाम तौर में पर 33% आरक्षण है, महिला नाम है शुरुआत में। बल्कि 50-50 है वो तो। हाँ, नहीं, अगर 2 शब्द इधर उमा रखें उधर अच्छा, शंकर रखें तो ठीक है, तो एनीवे, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, इतना लंबा वक्त दिया, और शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको, पूरी महिला जो सोसाइटी है, जो पूरा समाज है उसको। और देखते हैं कि इस 3 दिन की चर्चा के बाद क्या नतीजा निकलता है, क्या 3 दशकों से जो उम्मीद की जा रही है वो पूरी होती है या फिर कोई अड़ंगा लगता है। उम्मीद तो ऐसी नहीं की जानी चाहिए, आशंका ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई अड़ंगा लगेगा और इस बार 33% महिला आरक्षण लागू हो जाएगा वाकई में। इसी एक विश के साथ, इसी एक उम्मीद के साथ, नमस्कार। अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ मुलाकात।